हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक हमारे वीडियो से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम लोग एग्ज़ाम तक अपनी प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और प्रारंभ करते हैं। इतना हम आपको बता दें प्रत्येक हमारा जो वीडियो होगा, प्रत्येक हमारा जो क्लास है, इस क्लास से डायरेक्ट सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 100% रहेंगे ही रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि माओ के नेतृत्व में क्रांति के बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना हुई। चाइना की स्थापना हुई है ना। और ऑप्शन में दिया हुआ है समाजवादी, जनतांत्रिक, फांसीवादी और साम्यवादी। इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी हो जाता है। साम्यवादी इसका आंसर होगा। साम्यवादी का मतलब क्या होता है ना। जब भी किसी चीज के साथ जब वाद जुड़ा हो तो समझ जाइए कि वह एक विचारधारा है। साम्यवाद भी एक विचारधारा है। साम्यवाद जो विचारधारा है वह समानता, वर्ग विहीन समाज और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक रूप से स्वामित्व पर यह जोर देता है। माओ ने जब इन्होंने 1949 में जब इन्होंने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना की और उसी समय यह देश आज़ाद हुआ। हमारे देश से 2 साल के बाद चाइना आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है 1949 में। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 2 साल के बाद आज़ादी मिली किसको? चाइना को मिली। और यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो माओ जो थे, माओ ने साम्यवाद की स्थापना की। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का विकास माओ ने किया और इसी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के तहत वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाना चाहते थे। सत्ता में इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि उनका मकसद था, उनका चाह था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर संसाधनों का समान वितरण हो, सभी लोग अमीर हो या तो सभी लोग गरीब हो। भारत की तरह नहीं, एक हाथों में एक लोगों के पास पैसे करोड़ों अरबों हैं तो दूसरे व्यक्ति के पास खाने के लिए है ना एक वक्त का रोटी भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे माओ जो थे, माओ ने एक क्रांति लाई यहाँ पर। और यही वजह है कि जहाँ पे हम चाइना और भारत की थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो भारत में जो नेता हैं वह अपने हित और फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन चाइना में अगर हम लोग बात करें तो चाइना का जो नेता है वह देश को लीड करता है, देश को लीड करता है। इसीलिए हमसे 2 साल के बाद जो देश आज़ाद हुआ वो हमसे कई गुना आगे है, कई कदम वह आगे हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे भारत में भी लोकतंत्र की स्थापना किया गया और चाइना में भी लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन दुनिया में सबसे खूबसूरत जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वह लोकतंत्र की स्थापना होता है भारत में, है ना। कहा जाता है कि यहाँ पे लोगों की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है और सरकार की शक्तियाँ सबसे कम है। भारत में लोगों की शक्तियाँ है ना। प्रियम्बल आप पढ़ते होंगे, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहली बात ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग, है ना। इसका मतलब ये है कि भारत में लोगों की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है और सरकार की शक्तियाँ कम है। लेकिन पड़ोसी कंट्री भी आपका लोकतांत्रिक एक देश है, लेकिन वहाँ पे लोगों की शक्तियाँ ज़्यादा नहीं है भारत की तरह, लेकिन वहाँ पे सरकार की शक्तियाँ है ना ज़्यादा हो जाती है। रणनीति और नीतियाँ मायने रखती हैं इसके लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है ना। अनुसूचियों की संख्या भारत के संविधान में कितना? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। 1 से लेकर के 12 अनुसूचियों को याद करिए जैसे आपको याद करना है, लेकिन याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है, रटने से बेहतर है उसको लिख करके, है ना। लिख करके 1-2 बार लिख लीजिए, आपको लगभग बहुत समय तक याद रहेगा। आप लोग तो एनर्जेटिक आदमी हैं, है ना। अभी तो पूरा एनर्जी लबालब भरा हुआ है, तो आप तो एक घंटे में बहुत सारा चीज़ें याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि दिमाग अभी बिल्कुल खाली है। अगर 18
साल को पार कर चुके हैं, क्योंकि 18 साल के बाद ही हमें, है ना, बिहार पुलिस में मौका मिलता है, और ज़्यादा एज वालों को नहीं मिलता, 30 साल के बाद बिल्कुल नहीं है ना। तो आप लोग आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं अनुसूचियों का। तो पहली अनुसूची में, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कारखाना। यहाँ पे आंसर 3 हो जाता है। पहली अनुसूची में, है ना, संघ और राज्यों का वर्णन किया गया है। शॉर्ट में याद करते चलिए, है ना, एक रिवीजन भी आपको हो जाता है। जिसका जितना रिवीजन होगा वही डिवीजन को प्राप्त करेगा, है ना। बिहार पुलिस में नंबर उठाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 10-12 घंटा अभी से बैठ जाइए, अभी से भी बैठ जाते हैं, प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं, आराम से आप निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार पुलिस में आप कर सकते हैं और आपके अंदर है ये सब चीज़ें। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य का वर्णन मिलता है। संघ और राज्य का, है ना, संघ और राज्य का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या होगा, शपथ का वर्णन यहाँ पर मिलता है। दूसरी अनुसूची में शपथ का जिक्र किया गया है। और तीसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता का वर्णन मिलता है। वेतन और भत्ता का, है ना, वेतन और भत्ता का वर्णन मिलता है। चौथी अनुसूची याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन का जिक्र यहाँ पर मिलता है। राज्यसभा के सीटों का, है ना, राज्यसभा के सीटों के आवंटन का जिक्र मिलता है, आवंटन का जिक्र मिलता है। अब पांचवा जो अनुसूची है इंपॉर्टेंट है। पांचवा अनुसूची इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एससी और एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन यहाँ पर मिलता है। एससी और एसटी के, है ना, क्षेत्रों के प्रशासन का यहाँ पर जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। और जो छठी अनुसूची है, 4, 5, 6 पूछता है और विद्यार्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं, कंफ्यूज में गलती कर देते हैं। छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। सिर्फ एसटी क्षेत्र भी याद करिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, है ना, असम, मेघालय, है ना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम, है ना, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अभी जो सवाल आपसे पूछा गया है ना, अनुसूची को लेकर के, ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है ना। 7वीं अनुसूची में यहाँ पर देखिएगा तो संघ सूची का वर्णन है, राज्य सूची का वर्णन है और समवर्ती सूची का यहाँ पे वर्णन मिलता है 7वीं अनुसूची में, है ना। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में। और भाषा का वर्णन जो 8वीं अनुसूची में है, कभी कभी सवाल पूछता है कि सबसे पहले एक बात बताइए, है ना, वर्तमान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है यहाँ पे, है ना। 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद 9वीं अनुसूची में यहाँ पर देखेंगे तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन मिलता है, भूमि सुधार का वर्णन मिलता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, दल बदल कानून का वर्णन मिलता है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। पंचायती राज का वर्णन जो महात्मा गांधी का सपना और ख्वाब होता है, महात्मा गांधी का सपना और ख्वाब है। अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन मिलता है। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बलवंत राय मेहता जो हैं, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय सिस्टम को लागू किया गया यहाँ पे। अगर भारत में बात किया जाए तो भारत के राजस्थान में पहली बार, भारत के राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया। और ये पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय है। यह प्रश्न हो सकता है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे, है ना, 29 विषय है। और अभी हम लोग लास्ट जो अनुसूची है जिसको नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका का वर्णन है, इसमें 18 विषयों का वर्णन है। 18 विषय का, इसको याद रखिएगा।
पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों का वर्णन है और यहाँ पे नगर पालिका में 18 विषयों का जिक्र मिलता है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना। मानव विकास सूचकांक, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा कहते हैं, किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। अभी देखिएगा कुल जो सर्वे हुआ है ना, 193 देशों में इसका सर्वेक्षण किया गया। 193 देशों में सर्वेक्षण किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान 130वां हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे HDI में भारत का स्थान कितना है ना। HDI में भारत का स्थान कितना होगा, 130वां जो BBI है, इसको याद रखिएगा। यह भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में वह पहला देश कौन है जो शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर जो देश है उसका नाम है आइसलैंड, यानी कि पहला जो देश है, पहला देश हो जाएगा आइसलैंड हो जाएगा, है ना। पहला देश का नाम क्या है, आइसलैंड हो जाएगा। दूसरा देश भी हो सकता है, अगर आपसे पूछे तो दूसरा देश भी बताइएगा। दूसरा देश नॉर्वे हो जाता है, नॉर्वे, है ना, नॉर्वे हो जाएगा। अगर तीसरा आपसे पूछते कि तीसरा देश कौन हो जाएगा, है ना, तो तीसरा देश आपका स्विट्जरलैंड हो जाता है ना। कौन सा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यानी कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, है ना। 193 देशों में भारत का स्थान जो है 130वां है और पहला स्थान आइसलैंड का, दूसरा स्थान नॉर्वे का और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का हो जाता है। ओके, याद रखिएगा जरूर इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एकदम करंट का डाटा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है ना। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, किनका उद्घाटन किया गया यहाँ पे, है ना। तो इसका जो आंसर है ये दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, दयानंद सरस्वती, है ना। देखिए दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। जो भी पॉइंट बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना। इन्होंने 1875 में कहाँ पे, तो मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में, है ना, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना, है ना। अच्छा, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, भारत का मार्टिन लूथर, है ना, याद रहेगा ना। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का। किसको, दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर। कई बार ये सवाल पूछा गया है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम है मूल शंकर नाम है ना, मूल शंकर नाम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। अक्सर सवाल पूछता है कि बताइए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, अगर बुक की हम लोग बात करें यहाँ पे, चलिए, तो इन्होंने सत्यार्थ, है ना, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दयानंद सरस्वती ने हिंदू जो मंदिरें हैं और जो पाखंड जो है, अंधविश्वास जो है, उसका सबसे ज़्यादा इन्होंने विरोध किया था, है ना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना और पाखंड पताका लिखा था इन्होंने, पाखंड पताका, है ना, पाखंड पताका इन्होंने लिखा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, है ना, पताका। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इन्होंने अंतिम समय में अजमेर गए थे, तब इनकी हत्या कर दी गई थी अजमेर में ही। दयानंद सरस्वती की हत्या जो है, यह हत्या कहाँ पे कर दिया जाता है, अजमेर में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। दयानंद सरस्वती के संदर्भ में 2-3 प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे अगर देखा जाए तो स्वदेशी के सबसे बड़े ये समर्थक थे, स्वदेशी के। दयानंद सरस्वती जो है ये स्वदेशी के सबसे बड़े, है ना, स्वदेशी के सबसे बड़े ये समर्थक हैं।
इन्होंने, इनका जो कथन, दो कथन है उसको भी देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर वापस लौटो। पूछा जा सकता है कि किसने कहा वेदों की ओर, वेदों की ओर वापस लौटो, है ना, वापस लौटो। तो ये जो कथन है, ये कथन है दयानंद सरस्वती का। और उन्होंने ये बात भी कहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए है। उन्होंने ये कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है ना, भारत भारतीयों के लिए, है ना, भारतीयों के लिए है। ये दो कथन को भी याद रखते हैं तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक लंदन टाइम्स का संपादक था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इस आर्य समाज को, है ना, इस आर्य समाज को अशांति का जनक कहा, है ना, इसको क्या कहा, अशांति का जनक कहा, जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, 5वां नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? किस किस समय में इसको लागू किया गया था? बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके संदर्भ में अगर ये पूछा कि लागू किसने किया था तो इसको समाप्त किसने किया, हो सकता है अगला प्रश्न आपसे यही पूछ दे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा लीटन हो जाते हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड लीटन हो जाएंगे। इसका आंसर जो है लॉर्ड लीटन हो जाते हैं, लॉर्ड लीटन। अच्छा, लॉर्ड लीटन को हम लोग ओवन मेरेडियो भी कहते हैं। ओवन मेरेडियो के नाम से, ओवन मेरेडियो याद रखिएगा आप लोग, ओवन, है ना, ओवन मेरेडियो के नाम से, ओवन मेरेडियो के नाम से इनको जाना जाता है, लॉर्ड लीटन को। लॉर्ड लीटन को ओवन मेरेडियो कहा जाता है। इन्होंने जो प्रेस एक्ट जो लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो अधिनियम आया, यह अधिनियम इन्होंने कब लाई थी, 1876 है ना, 1876 में इन्होंने लाया। इसका एक मकसद था, मकसद ये था कि ये चाहते थे कि जितने भी क्षेत्रीय भाषा में जो पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इस प्रेस एक्ट के तहत जितने भी क्षेत्रीय भाषा में जो पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, और सोम प्रकाश से अंग्रेज सरकार जो है बहुत ज़्यादा नाराज था। अगर देखा जाए तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो अधिनियम जो आया इसी सोम प्रकाश के लिए ही आया था। और सोम प्रकाश जो है कलकत्ता से यह बांग्ला भाषा में छपता था, बांग्ला भाषा में, है ना, कलकत्ता से यह बांग्ला भाषा में छपता था। और इसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र, है ना, विद्यासागर थे। विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सोम प्रकाश के संपादक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाते हैं। अब एक और प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, है ना, जिसका नाम क्या है, अमृत बाजार पत्रिका। और ये अमृत बाजार पत्रिका पे ये जो अधिनियम है इसका जब तर्कस कसा गया तो यह पत्रिका बांग्ला से रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अमृत बाजार पत्रिका की। पूछा जा सकता है अमृत बाजार पत्रिका, यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा, रातों रात, है ना, रातों रात। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में यह छपने लगा। तो पहले किस भाषा में छपा करता था, तो पहले अगर देखिएगा तो ये बांग्ला भाषा में छपता था। इसके संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, दो लोग थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, है ना, मोतीलाल घोष याद रखेंगे आप लोग, मोतीलाल घोष, है ना, और शिशिर कुमार घोष हो जाते हैं, शिशिर कुमार, है ना, घोष हो जाते हैं इसके संपादक। और एक चीज याद रखेंगे आप लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, तो समाप्त ये रिपन ने कर दिया, रिपन ने इसको समाप्त किया है ना, इस एक्ट को समाप्त कर दिया, है ना, रिपन के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा। चलिए 6ठा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं और कहता है कि इनमें से किसने अखबार सोम प्रकाश की शुरुआत की। सोम प्रकाश की शुरुआत किसने किया है ना,
यहाँ पे 6ठा नंबर जो सवाल हम लोग देख रहे हैं, सोम प्रकाश की रचना कहता है। सोम प्रकाश में क्या हो जाएगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाते हैं। हमने इसका जिक्र भी किया था। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध जो है, यह विधवा विवाह अधिनियम में इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया। और ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1956 में। 1956 में कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, इनका एक इकलौता पुत्र था, इकलौते पुत्र की शादी भी, विवाह भी उन्होंने एक विधवा से कर दी, है ना। एक विधवा से उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर दी। कहा जाता है कि लगभग 25 विधवाओं की शादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने खर्चों पे किया था। और यही वजह है कि अक्सर सवाल पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, जिन्होंने सोम प्रकाश की रचना की शुरुआत की, है ना। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है आपसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू किया गया, है ना। ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाता है 1999 में, है ना। 1999 में इसको शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये 8 नंबर सवाल है। कहता है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बहुत कॉमन प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है ना। यहाँ पर पूछता है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कितने हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 का आंसर जो है यह 3 हो जाता है, 543, है ना, 543 हो जाता है। देखिए लोकसभा सीटों की संख्या अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या भारत में किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो दूसरा स्थान हो जाएगा वह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना, 48 हो जाता है, 48। और वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। उसके बाद अगर बिहार में अगर हम लोग बात करें, जहां से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें 6 सीटें क्या है, आरक्षित हो जाती है ना। 6 सीटें क्या है, आरक्षित है। अगर दक्षिण भारत में अगर बात करिए तो तमिलनाडु में यहाँ पर देखिए, तो तमिलनाडु में है ना 39 लोकसभा सीटें हैं, और तमिलनाडु 5वें क्रम पे आता है। 1 नंबर में यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार का स्थान भी पूछेगा तो चौथा याद रखिएगा इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न ये हो जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है कहाँ पे, बिहार के सासाराम में, है ना। बिहार के सासाराम में है। 1545 में इसका निर्माण करवाया गया, 1545 में इसका निर्माण करवाया गया। और एक बात बता दिए, भारत अफगान शैली का एक नमूना है, भारत अफगान शैली का यह नमूना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कृत्रिम झील के बीच में यह स्थित है, जो बड़ा ही खूबसूरत है। हिंदू और इस्लामिक कला का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखता है ना यहाँ पे। और एक चीज़ और भी देखिए, शेरशाह जो है, शेरशाह ने ही है ना नाम दिया इस पाटलिपुत्र का पटना। और कहा जाता है कि मुगलों के समय में यह पटना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। और आज सारे लोगों की जुबान पे पटना 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 ही है ना, पटना 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 ही है। अगर पटना की नाम देखा जाए तो यहाँ पे इसको हम लोग अजीमाबाद भी कहते हैं, अजीमाबाद भी नाम है। यहाँ तक कि कुसुमपुर भी कहते हैं हम लोग, कुसुमपुर कहते हैं, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, है ना, पाटलिब्रोथा भी कहते हैं, पाटलिब्रोथा भी कहा जाता है। कई नाम है यहाँ पे, है ना, पटना के कई नाम हैं। जैसे पाटलिपुत्र जो है, यह पाटलिपुत्र जो नाम दिया, उदयन के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, उदयन के द्वारा, है ना। और ये पटना जो है, पूछा गया सवाल है, यह शेरशाह के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
है ना, किस राज्य में यह स्थित हो जाता है? तो यह जो राज्य है यह गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा, है ना, गुजरात राज्य में। जैसे लोथल की अगर हम लोग बात करें लोथल की, तो लोथल को देखिए, लोथल जो है यहाँ पे, यह यहाँ पे एक कृत्रिम बंदरगाह है। लोथल में एक कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये हो जाता है कि यह भोगवा नदी के किनारे है ना, यह भोगवा नदी के किनारे है, जिसकी खोज, लोथल की खोज 1954 में किया गया। 1954 में किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा किया गया। डॉक्टर एस, है ना, आर राव के द्वारा इसकी खोज की गई। किसका? लोथल का खोज किया गया। इसको कहा जाता है मिन्नी हड़प्पा के नाम से। अगर पूछेगा कि मिन्नी हड़प्पा के नाम से किस साइट को हम लोग जानते हैं, तो लोथल को जानते हैं। लोथल को मिन्नी हड़प्पा कहा जाता है ना, लोथल को मिनी हड़प्पा, है ना, मिनी हड़प्पा कहा जाता है। किसको? लोथल को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त होता है लोथल से। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, है ना, मनका बनाने का कारखाना हमें लोथल से प्राप्त होता है। और यहाँ से एक बहुत बड़ा गोदाम की भी प्राप्ति होती है, यहाँ से एक बहुत बड़ा गोदाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे गोदीवाड़ा और हाथी दांत का पैमाना भी मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहीं से फारस की मुहर भी मिलती है। इसी लोथल से आपको फारस की, है ना, फारस की मुहर भी मिलती है। फारस की यहाँ से मुहर भी मिलती है, जो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? लोथल से। और यहीं से सोने का आभूषण भी मिलता है। यहीं से सोने का आभूषण भी प्राप्त होता है, आभूषण भी प्राप्त होता है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से हम लोग प्रत्येक वीडियो में कोशिश करेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम हो जुलाई में, आप बिहार, है ना, पुलिस का जब एग्ज़ाम देने जाएं, तो आपको 100% इसका फ़ायदा मिले। और हमारा कोशिश रहेगा यहाँ से प्रत्येक वीडियो से आपको प्रश्न जो है टकराएंगे ही टकराएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं। और ज़रूर अपने साथियों और संगियों के बीच में इस सेशन को, है ना, शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।